नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ हैं और आज मैं और साक्षी आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई बड़ी हलचल और मनोरंजन जगत में क्या कुछ है, बड़ा अपडेट, सारी जानकारियां सुबह 9 बजे तक हर एक अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की उनके सेशल्स से जुड़े हुए दौरे से जुड़ी हुई खबर, जहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि होराइजन ऑफ द ब्लू, माफ कीजिएगा, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का दिया गया और है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 34 ऐसे ग्लोबल बड़े सम्मान हो गए हैं कुल मिलाकर। तो आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के क्षेत्र में ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दौरे के दूसरे दिन सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान मिला। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। पीएम मोदी को सेशल्स से यह अवार्ड पर्यावरण संरक्षण और विकास के क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के लिए दिया गया। सेशल्स से सम्मान मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम इंटरनेशनल अवार्ड की संख्या 34 हो गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने रविवार को सेशल्स की संसद को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री के लिए यह 20वां मौका रहा जब उन्होंने किसी देश की संसद को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने भारत और सेशल्स के लिए हिंद महासागर की अहमियत पर जोर दिया। The bonds between us were not created by governments. They were built by people, nurtured by families, and sustained by generations. The Indian Ocean made this possible. The Indian Ocean does not separate India and Seychelles. It connects us. That is why we meet not as strangers. We meet as old friends. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ही सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सेशल्स दौरे पर पीएम मोदी का कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत का भी कार्यक्रम रहा, जिसमें उन्होंने सेशल्स के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विपक्ष के नेता बर्नार्ड जॉर्जेस से भी बातचीत की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भारत सेशल्स के साथ रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया, तो राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंद महासागर की सुरक्षा की जोरदार वकालत भी की। मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. वहीं पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज प्रधानमंत्री के सेशल्स दौरे का अंतिम दिन है, जिसमें सबसे पहले वो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, फिर नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन करेंगे और अंत में पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
अब आपको खबर बताते हैं, पश्चिम बंगाल में यूसीसी से जुड़ी हुई तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में जुट गई है। यानी कि उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और असम के बाद में अब पश्चिम बंगाल वो 5वां राज्य हो सकता है जहां पर यूसीसी लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज बंगाल विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कर ली गई हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी खास हो सकता है। सूबे की शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म से परे समान नागरिक प्रारूप बनाना है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त करने के 2 महीनों से कम समय में शुभेंदु सरकार ये बिल ला सकती है, जिस पर बड़ी बहस के शुरू होने की भी संभावना है। मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहां पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियां रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियां लेके घूमेगी ये तो, और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे। बीजेपी के लिए ये बिल उसके मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने और लंबे समय से चली आ रही बात को दोहराने जैसा है कि सभी नागरिकों पर एक जैसे नागरिक कानून लागू होने चाहिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ही संकेत दिया था कि सरकार मौजूदा सत्र में इस कानून को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम दो और हमारा दो। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह पे यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए। शुभेंदु सरकार के प्रस्तावित यूसीसी बिल पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अनोखी राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। ये सियासी जंग सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं होगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विरोधी गुटों के बीच भी है, जिसमें दोनों गुट यूसीसी के खिलाफ मुखर बनने की होड़ में हैं। बंगाल विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को भेजने और उस पर चर्चा कराने का फैसला किया है। बिल पास होने पर बंगाल उत्तराखंड, गुजरात और असम की तरह यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। जो मुस्लिम देश भी हैं उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूं कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी बंगाल में सत्ता में आने पर 6 महीने के भीतर ही यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिस पर अब शुभेंदु सरकार अमल करती दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजनीतिक खींचतान कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जारी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सम्मान की बात को एक बार फिर से दोहरा दिया है, जिसके बाद में कैसे समाजवादी पार्टी ने यहां पर विक्ट्री का फॉर्मूला समझाया है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में तो साल 2027 में असेंबली का चुनाव है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडी ब्लॉक में फिर से सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से साफ साफ बराबरी और सम्मान देने की बात कह दी है और इसके लिए आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदानों का राग अलापने में पार्टी नेता पीछे नहीं है। देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी का आंदोलन लड़ा और आज फिर पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, तो बराबरी और सम्मान तो चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस की इन बातों का कोई असर एसपी नेताओं पर नहीं दिख रहा है। वो भी सीट बंटवारे पर जीत के मापदंड का फॉर्मूला दे रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस बात को कहा था कि जीत का फॉर्मूला होगा, सीट का फॉर्मूला नहीं होगा। कि आप सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस किन सीटों को जीत सकती है, उनके पास कौन प्रत्याशी जो उस विधानसभा में जीत सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 389 सीट्स पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी।
तो ऐसी कौन सी सीट है जो कांग्रेस जीत सकती है, वो उनको बताना चाहिए। तो इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान आया है। जब पत्रकारों ने उनसे सीट बंटवारे पर सवाल पूछा तो अखिलेश ने ये कहा कि इंडी गठबंधन पहले से और अधिक मजबूत होगा। कांग्रेस से समझौता फाइनल है आपका, राहुल गांधी से बातचीत हो गई? नहीं, आपको क्या बताना है, क्या जानना है, बताओ। ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एसपी में जो नूरा कुश्ती हो रही है, उस पर हमला करने में बीजेपी नहीं चूकी और अगले साल फिर से राज्य में कमल खिलने का दावा कर दिया। तो चाहे गठबंधन चले, गठबंधन टूटे, इकट्ठे लड़े, अलग अलग लड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में कमल खिलाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देगी, ये तो बड़ा सस्पेंस है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी बिग ब्रदर के रोल में रहेगी। मंदिर में चढ़ावे की चोरी का पूरा मामला अब कोर्ट तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया था उनकी कोर्ट में आज पेशी है। तो ऐसे में जो अर्जी डाली गई है उस पर सुनवाई भी की जानी है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पुलिस की तरफ से जो इनके परिजन हैं उनके घरों पर भी रेड की गई है। साथ ही साथ में परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। कई सारे खुलासे भी इस पूरे मामले को लेकर अब तक हो चुके हैं। चढ़ावा चोरी बड़ी तादाद में किया गया और क्या कुछ डिटेल्स आज से जुड़ी भी सामने आई है। अपडेट आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होगी। पुलिस रिमांड मिलने पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि चढ़ावा चोरी कब से हो रही थी, इसमें कौन कौन शामिल था, कितनी रकम गायब हुई और पैसा कहां निवेश किया गया। मामले में पूरे नेटवर्क और रकम के फ्लो का खुलासा करने पर जांच एजेंसियों का फोकस रहेगा। इससे पहले आरोपियों के घरों पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की। इस दौरान आरोपियों के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई और घर पर रेड कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की गई। उधर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की पैरवी से वकीलों ने इनकार किया है। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की अहम बैठक है। इस बैठक में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में याचिका लगाई गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने मामले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इस पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से और ऐसे भी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब भी जांच जारी है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। जो एसआईटी सूत्रों से खबर मिल रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। उसमें बताया गया है कि कैसे ये गबन किया गया और आगे क्या कुछ हुआ, कहां से ये शुरुआत होती है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अब उनकी संपत्तियों की पड़ताल जारी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर राम मंदिर के खजाने में डाका डालकर आरोपियों ने कितनी संपत्ति बनाई। इसी बीच एसआईटी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चढ़ावे की रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच हुए विवाद के बाद पूरा खेल खुलना शुरू हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप चैट और मोबाइल डेटा डिलीट कर सबूत मिटाने तथा रकम ठिकाने लगाने की कोशिश की। एसआईटी के रडार पर टिन्नू यादव समेत 30 से ज्यादा लोग हैं, जबकि कई संदिग्धों की संपत्तियों में 50 से 100 गुना तक बढ़ोतरी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में कथित गड़बड़ियों की शिकायत चंपत राय को काफी पहले मिल चुकी थी। ट्रस्ट कर्मियों महिपाल और दीनानाथ के अलावा उनके करीबी रत्नेश सिंह और विपिन ने भी कार्रवाई के लिए आगाह किया था। सूत्रों के अनुसार चंपत राय शिकायतों पर कहा करते थे, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो राम जी उसको देखेंगे। इन दावों पर चंपत राय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ट्रस्ट को 5 जून को ही थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पहुंची, जहां से कैश बरामद हुआ, लेकिन ट्रस्ट की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई। अब सामने आए सीसीटीवी में पुलिस अविनाश शुक्ला को हाथ में कैश से भरा काला बैग लेकर ले जाती दिखाई दे रही है। 7 जून को मामला सार्वजनिक होने के बाद जांच तेज हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 बैंक कर्मियों की मिलीभगत के साक्ष्य जो सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। और ऐसे में जानकारियां जो मिल रही हैं उसके अनुसार यानी कि मिलीभगत से जो चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि दोनों बैंक कर्मियों के खिलाफ में पुख्ता सबूत भी मिले हैं और साथ ही साथ उनकी भूमिका सामने आई है। 2 बैंक कर्मियों के नाम रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप बताए जा रहे हैं, जो कि काउंटिंग के दौरान बैंक की तरफ से निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। पूरा खेल उन्हीं की मिलीभगत से चलाया जा रहा था बड़े स्तर पर। तो पुलिस को दोनों के खिलाफ में पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच ने भी बैंक कर्मियों की भूमिका की तरफ इशारा कर रही है। और आप देखिए कि इसी वजह से जो सवाल है वो और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं कि हर लेवल पे जो मिली भगत थी लोगों की वो देखी जा रही है। बैंक में जो पैसा जमा किया जाता था, बैंक कर्मी मौजूद रहते थे, अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दिया है और कहा है कि अगर धार्मिक बातों पर बोलना है तो मथुरा पर और कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव हिंदू दिखना चाहते हैं तो कहें कि जैसे राम जन्मभूमि की मुक्ति का रास्ता खुला था वैसे ही मथुरा में भी होगा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिखाते हैं कैसे अतिक्रमण के खिलाफ में बड़ा ड्राइव चलाया गया है और ऐसे में सरकारी जमीन पर बनी मजार को कैसे ध्वस्त किया जाता है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके की हैं, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एक कोने से शुरू हुए ध्वस्तीकरण के कुछ ही देर में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई। जिस जगह पर ये मजार बनी थी वह यूपीएसआईडीए की जमीन पर बनी थी और ग्रीन बेल्ट एरिया में आती थी। इस दौरान मौके पर 650 पुलिस वाले और 2 कंपनी पीएसी तैनात की गई थी। सीधा की जमीन में एक मजार बनाई गई है, जिसके संदर्भ में सीधा द्वारा बताया गया कि नोटिस इनको दी गई थी, इनके द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। आज यूपी सीधा द्वारा इसको ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। साल 2001 में यूपी सीडा की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया था। वहां ये मजार बना दी गई और धीरे धीरे बड़ा ढांचा तैयार कर लिया गया। जिस जमीन पर मजार बनाई गई थी उसकी मौजूदा कीमत 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। 2001 में इनके द्वारा एक चबूतरानुमा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसको 2021 में कोविड के टाइम जो है एक्सटेंड करते हुए काफी ऊंचा बना लिया गया था। तो ये धीरे धीरे बनाए हुए स्ट्रक्चर है, निश्चित रूप से अवैध, और इसको इसीलिए इसमें कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा। अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना में हो रही एसआईआर प्रक्रिया की, जिसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने खुद तो फॉर्म भरा ही एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, साथ साथ में लोगों से सही तरीके से फॉर्म भरने की अपील भी करी ताकि उनका नाम न कटे। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में 15 जून से ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने एजेंडे पर हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी रस्साकशी के बीच रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने भी एसआईआर का फॉर्म भर दिया और अपने घर पर आए बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को एसआईआर से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे। ओवैसी ने अपने साथ साथ पत्नी का भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा किया है। इसके अलावा ओवैसी ने परिवार के कई और सदस्यों की भी जानकारी बीएलओ को सौंपी और इस मौके पर भी एआईएमआईएम चीफ सियासी हमला करने से नहीं चूके। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो लीजिए, यह अहम काम है। याद रखिए कि एसआईआर के फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो खुदा ना खास्ता कल आपकी शहरियत पर भी सवाल निशान उठेगा। तो ये तमाम से मेरी अपील है कि जब बीएलओ आएगा उनको बड़ी इज्जत के साथ अपने घर में किसी हिस्से में बिठाइए और सब्र के साथ सही तरीके से अपने फॉर्म को फिल करके फोटो लगाकर वापस दीजिए। बता दें कि ओवैसी अमूमन हर सभा में तेलंगाना के मुस्लिम वोटरों से सावधानी से फॉर्म भरने की अपील कर रहे हैं ताकि जब वोटर लिस्ट का रिवीजन हो तब किसी गलती की वजह से नाम नहीं कट पाए।